दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग इस गर्मी के मौसम में आप सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। और साथ साथ में इस बदलते हुए मौसम, कभी गर्मी होती है तो कभी आंधी आती है, कभी बारिश आती है, तो इस बदलते हुए मौसम में आप सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ में आइए अपना हम लोग आज का जो वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस 2.0। यहाँ क्या मिलता है? यहाँ मिलता है आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस और साथ साथ में जीके से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती है। और यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर क्लास 12 की हिस्ट्री भी आपको बहुत जल्द देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो आइए इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो की यदि हम लोग बात करें तो आज का वीडियो जो हमारा करंट अफेयर का वीडियो है, उसमें सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें आपकी जो न्यूज़ है, आज की न्यूज़, वो न्यूज़ आपकी कहाँ से आई है? वो न्यूज़ आपकी सीधी सीबीआई से आई है। सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो सीबीआई के जो अभी एट प्रेजेंट में आपका डायरेक्टर है, कौन है? परवीन सूद। जो सीबीआई के डायरेक्टर है परवीन सूद, जो कि 1986 बैच के जो आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं, उनका जो सीबीआई का जो डायरेक्टर का जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो टेन्योर इस वर्ष 2025 में इनका ख़त्म होने वाला था, जो कि मई 2026 में ख़त्म होने वाला था, जो कि अब बढ़ाकर कब कर दिया गया है? 2027, यानी एक साल बढ़ा दिया गया है और अब इनका टेन्योर जो है वो 2027 तक रहेगा। तो हमारे लिए यहाँ पर जानने वाली बात क्या है कि जो सीबीआई का डायरेक्टर प्रेजेंट में कौन है? परवीन सूद। और परवीन सूद कौन रहे? 1986 के बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के जो अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि जो सीबीआई के निदेशक हैं उनका परवीन सूद, उनके कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। और इस मीटिंग में भारत के जो सीजीआई हैं वो भी रहे, जिनका नाम था सूर्यकांत। क्या नाम है? सूर्यकांत, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब नेक्स्ट न्यूज़ की यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है, वो है कंट्रोल ऑफ करेंसी। इसमें यदि हम देखें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको जैसा कि याद होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो एक रैली में और अपने एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था क्या कि अगले 1 साल तक आप लोग गोल्ड ना खरीदें। क्या नहीं खरीदें? 1 साल तक आप अपना गोल्ड वगैरह ना खरीदें और साथ में फॉरेन ट्रिप वगैरह ना करें, ताकि जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा में जो कमी है वो कमी ना आने पाए। तो इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? पहली बार मुद्रा को थामने के लिए पहली बार जो आयात शुल्क है, इंपोर्ट ड्यूटी है, वो 9% उसमें वृद्धि कर दी है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए 1 साल तक सोना नहीं खरीदने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील थी, उसके बाद सरकार ने इस दिशा में उपाय शुरू कर दिए हैं। और केंद्र सरकार ने बुधवार को क्या किया? पहली बार सोने चांदी पर 9%, कितना? 9% गोल्ड और सिल्वर के ऊपर 9%, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर 9% जो है 9% आपके आयात शुल्क की वृद्धि कर दी, यानी इंपोर्ट ड्यूटी की वृद्धि कर दी। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जितना भी गोल्ड आपका बाहर से आ रहा है, बाहर से परचेज किया जा रहा है गोल्ड और सिल्वर, अब वो क्या होगा? वो आपको भारी महंगी कीमतों पर व्यापारियों को मिलेगा और व्यापारी क्या करेंगे? उसे भारी कीमतों पर यहाँ भेजेंगे। महंगाई गोल्ड की कीमतें जो है, सिल्वर की जो कीमतें वो लगातार बढ़ती जाएंगी, जिससे जो कॉमन पीपल है वो आपका गोल्ड और सिल्वर खरीद ही नहीं पाएगा, है ना। तो अगर यदि थोड़ा स्टैटिस्टिकल डाटा की बात करें तो 9% आयात शुल्क बढ़ाते हुए 6% से, पहले कितना था? 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 15%। ये देखिए 6% से सीधा इंपोर्ट कितना बढ़ गया? 15%। यानी कि भाई अब गोल्ड की कीमत जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी का भी क्या हुआ? चांदी में भी पहले 6% था, अब कितना हो गया? उसका भी 15% बढ़ा दिया, ठीक है। साथ में प्लेटिनियम की बात करें तो 6.4% था पहले, तो अब कितना कर दिया? 15.4% कर दिया। और साथ में गोल्ड फाइंडिंग्स की बात करें तो 4.35% था, 4.35% था, अब बढ़ाकर कितना हो गया? 5% हो गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें जो आयात शुल्क है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि आपके इस बड़े फैसले के बाद में क्या हुआ? बड़े फैसले के बाद में आपके जो गोल्ड है, गोल्ड की कीमतों में लगभग बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली और करीब 10 ग्राम, कितना? करीब जो 10 ग्राम है,
10 ग्राम करीब वो कितने में 9,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई, जबकि प्रति किलो चांदी की कीमत 21,000 तक बढ़ी। यानी 10 ग्राम का जो आपका गोल्ड था वो 10 ग्राम के गोल्ड में 9,000 रुपीज़ की वृद्धि देखने को मिली, और साथ साथ में सिल्वर में जो है 21,000 रुपये तक की वृद्धि देखने को मिली। तो इस तरीके से यदि बात करें तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से जो इनका मकसद है वो मकसद यही है कि लोग सोना कम से कम खरीदें, ताकि जो विदेशी मुद्राएं हैं, विदेशी मुद्राओं का भंडारण हम लोग बहुत ईजिली कर सकें। तो आने वाले समय में आपका गोल्ड और सिल्वर की कीमतें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में आप लोग अगर लिमिटेड ही आप गोल्ड और सिल्वर खरीदें तो आपके लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे सामने जो तीसरी न्यूज़ निकल के आती है, जिसके बारे में हमने कल भी बात किया था, वो है आपका 8 शेड्यूल के बारे में, है ना। 8 शेड्यूल में क्या हुआ, जो आपका कल आपका एक डिसीजन आया था, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग क्या था, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग ये था कि आपका जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा ना, जो आपकी राजस्थानी भाषा है उसको क्या किया जाए, उसको 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। और इंक्लूड करने के साथ साथ में जो आपके राजस्थान के स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पर क्या किया जाए, वहाँ पर इस राजस्थानी लैंग्वेज को एज ए मातृभाषा वहाँ पर पढ़ाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट जो थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई को मान लिया, और मानने के साथ में क्या कि मानने के साथ में ये अलाउ कर दिया कि भाई राजस्थानी लैंग्वेज जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई जानी चाहिए कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में। तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राजस्थानी लैंग्वेज मान्यता समिति के जो अध्यक्ष हैं केसी मालू, उन्होंने स्वीकार किया, और उन्होंने बोला कि ये राजस्थान की संस्कृति को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे दूसरी न्यूज़ की तरफ देखते हैं। दूसरी न्यूज़ की यदि हम लोग बात करें तो आज आपके हिस्ट्री से रिलेटेड आपकी कुछ न्यूज़ है, तो आइए उसको कवर करते हैं। सबसे पहले तो अगर देखें हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो इसमें यदि आप देखें तो इसमें आपको एक जगह पड़ती है राजस्थान में, जिसका नाम है क्या, नागौर। ठीक है, क्या नाम है, नागौर। नागौर की यदि हम लोग बात करें तो नागौर में आपको क्या देखने को मिलता है, एक मिनट रुकिएगा आप। हाँ, तो अगर बात करें तो नागौर में क्या हुआ, नागौर में यदि हम लोग बात करें तो नागौर आपके राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, जब आर्कोलॉजिस्ट टीम ने यहाँ पर रिसर्च किया, तो रिसर्च करने पे यहाँ पर 2 प्राचीन सभ्यताएं, 2 आपके एंशिएंट कल्चर, कौन कौन सी, हड़प्पा और साथ साथ में आपके आहार सभ्यता, इन दोनों का संगम यहाँ देखने को मिला, यानी इन दोनों के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपकी यदि हम लोग बात करें तो वर्ष 2022 में अगर बात करें तो 2022 में सबसे पहली बार नागौर में रिसर्च किया गया, तब भी यहाँ पर कुछ अवशेष हमें देखने को मिले थे। एट प्रेजेंट में यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान विद्यापीठ के जो आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है उसने विश्लेषण और शोध अध्ययन में नई साइट के तथ्य सामने आए, यानी नागौर में एक नई साइट देखने को मिली हमें नागौर के रूप में। और ये साइट क्या बताती है, ये साइट कहीं ना कहीं, इस साइट से हमें आहार सिविलाइजेशन का एविडेंस देखने को मिले। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं आहार सिविलाइजेशन का एविडेंस देखने को मिले तो क्या हमें पता लगा कि आहार सभ्यता यहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, दूसरा साथ साथ में यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन की भी कुछ आपको चीज़ें देखने को मिली। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये आपके हड़प्पा और आहार सिविलाइजेशन के बारे में कहीं ना कहीं नागौर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे मिट्टी के नए नए बर्तन देखने को मिले, और एक चर्ट स्टोन कहते हैं जो कि बीड्स वगैरह बनाने का काम आते थे, है ना। चर्ट स्टोन्स के नए नए एविडेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आहार संस्कृति की यदि हम लोग बात करें तो आहार संस्कृति की सबसे पहले अगर हम देखें तो आहार संस्कृति आपके अजमेर हो गया, ठीक है, अजमेर हो गया, उदयपुर हो गया, साथ साथ में राज संबंध हो गए, इन एरिया में आपके आहार सभ्यता पाई जाती है। वही सिंधु घाटी की बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में, अफगानिस्तान में, इन सब जगहों पर पाई जाती है। और एक और कल्चर का नाम आ रहा है यहाँ पर जिसका नाम है गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। गणेश्वर सीकर के आसपास जगह पड़ती है और जोधपुरा भी एक जगह है। तो गणेश्वर और जोधपुरा कल्चर से हमें क्या देखने को मिला था, यहाँ से हमें कॉपर देखने को मिला था। ठीक है, और गणेश्वर और जोधपुरा कल्चर में कौन कौन जगह आती हैं, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, ये 3 एरियाज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या है, कहीं ना कहीं इस नई साइट की पहचान आहार संस्कृति की विशिष्ट शैली वाली बर्तनों से हुई, और सर्वेक्षण में मिले अवशेषों से खासियत है
खासियत ही इसके तार आहार संस्कृति जुड़ने होने की बात साबित करते हैं। यानी वही वाली बात कि यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले, साथ साथ में लाल काले बर्तन, यानी आप कह सकते हो रेड ब्लैक यूटेंसिल्स, रेड ब्लैक यूटेंसिल्स यहाँ से मिले हमें, जिसका अवशेष हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि हो सकता है कि हड़प्पा के लोग और आहड़ के लोग नागौर के लोगों के साथ में क्या करते होंगे, ट्रेड करते होंगे, व्यापार करते होंगे, है ना। तो जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ के पुरातत्व विशेषज्ञ प्रोफेसर जीवन सिंह खरवाल और असिस्टेंट प्रोफेसर रविंद्र सिंह बेवड़ा के अनुसार नागौर के पास करीब 500 गुणा 500 मीटर के क्षेत्र में आहड़ संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। और यह स्थान आहड़ की अन्य ज्ञात स्थलों से करीब कितनी है, 150 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितनी किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है। और यह स्थान सिंधु घाटी सभ्यता जो राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान में फैली हुई थी, और आहड़ सभ्यता जो कि मेवाड़ क्षेत्र में फैली हुई थी, उसके बीच व्यापारिक केंद्र रहा होगा, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हम लोग आगे भी कवर करेंगे। चलिए दूसरी बात करें तो दूसरी बात आपके आती है किससे, दूसरी बात आपके आती है कहीं ना कहीं यमुना एग्रीमेंट से। यदि हम लोग बात करें तो यमुना एग्रीमेंट की, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि 32 साल बाद जो यमुना समझौता है उसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। यमुना समझौता पहले ही हो गया था आपका, और बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यमुना समझौता कब हुआ था, 1994 में। ठीक है, 1994 में हुआ, और ये आपके क्या हुआ था, ये 4 स्टेट्स के बीच में हुआ था। एक राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हरियाणा और चौथा है आपका हिमाचल प्रदेश। इन 4 स्टेट्स के बीच में आपका एग्रीमेंट हुआ था 12 मई 1994 को। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया था, इसमें ये बोला गया था कि जो हथनी कुंड बैराज है ना, हथनी कुंड जो बैराज है, उस बैराज से कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, जब मानसून की अवधि होगी, बारिश का मौसम होगा, तो लगभग 1917 क्यूसेक जल जो है वो राजस्थान को आवंटित किया गया था। और कुल जितना भी पानी होगा हथनी कुंड में, वो उसमें से लगभग 40.6 किसको जाएगा, हरियाणा को, 35.1 किसको जाएगा, यूपी को, 10.4 किसको जाएगा, राजस्थान को। ठीक है, 10.4 किसको जाएगा, राजस्थान को। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो 1.7%। तो इतना परसेंट आपके जल जो है, जल का वितरण का बातें कही गई थी, पर ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। फाइनली भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के सीएम है, और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इसे आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, और फरवरी में डीपीआर पर सैद्धांतिक सहमति बनने के बाद से ही आपके ये चीज़ें की जाएंगी। और इसके चलते आपके जितने भी स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन सबको जो है जल आपूर्ति हो पाएगी। और ये एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है यमुना एग्रीमेंट। याद रखिएगा किन किन स्टेट्स के बीच में, राजस्थान, हरियाणा और कौन सा है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, है ना। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, RHHP यूपी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो आगे हमारे सामने जो अगली न्यूज़ है वो न्यूज़ है आपकी 18 ब्रिक्स समिट की। तो इसमें केवल आपको इतना जान लेना जरूरी है कि जो 18 ब्रिक्स समिट है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा इस बार, इंडिया में। ठीक है, 2026 में 2026 में जो ब्रिक्स समिट किया जा रहा है वो 18 ब्रिक्स समिट है। कहाँ पर होगा, इंडिया में होगा। और इंडिया में कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली में। और यहाँ पर आपके जो ईरान के जो मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे, साथ साथ में अमेरिका के भी आएंगे। तो ईरान ने कहा कि हमें ब्रिक्स से बहुत ज़्यादा आशा है और उम्मीद है कि जो ब्रिक है वो क्या करेगी, वो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी। तो इन ब्रिक्स के बारे में हम लोग डिटेल में आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड उसमें देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो मिशन दिव्य शास्त्र, ये क्या है, ये अगर बात करें मिशन दिव्य शास्त्र तो बेसिकली आपका ये मिसाइल प्रोग्राम को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और इसमें यदि बात करें तो हाल ही में DRDO ने क्या किया, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीकी से लैंस अग्नि सीरीज की मिसाइल का टेस्ट किया। और जिस प्रोग्राम के तहत इस टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया उसे ही क्या कहा गया, मिशन दिव्य शास्त्र। ठीक है, यानी अग्नि मिसाइल को जो टेस्ट किया गया उसे ही क्या कहा गया, मिशन दिव्य शास्त्र।
और मिशन दिव्य शस्त्र की यदि हम लोग बात करें तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो मिसाइल की क्षमता है वो कई गुना बढ़ी और अब तक 3 बार टेस्ट हो चुके हैं। मिशन दिव्य शस्त्र के तहत DRDO ने MIRV तकनीकी से लैंस मिसाइलों को लगभग कितनी बार, 3 बार टेस्ट कर दिया है। ठीक है, 3 बार टेस्ट कर दिया और इसी के साथ अमेरिका, चीन, रूस, UK, फ्रांस जैसे देशों को LT ग्रुप में भी भारत शामिल हो गया है। और MIRV की यदि हम लोग बात करें तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक साथ कई वॉरहेड यानी एक साथ कई निशाने लगा सकती है। ठीक है, MIRV। दूसरा क्या है, अलग अलग प्रक्षेप वाले हार्ट को ट्रैक करना और रोक पाना बेहद मुश्किल, यानी अलग अलग डायरेक्शन में जब ये अटैक करती है तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। एयर डिफेंस यानी जो रडार वगैरह होगा उनको चकमा दे सकती है। जमीन और पनडुब्बी में भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। अभी अग्नि 5 का जो MIRV संस्करण कम से कम 3 न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ अलग अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। तो इस तरीके से ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है DRDO की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा मिशन दिव्य शस्त्र क्या है, है ना। चलिए अब आगे जो हमारे सामने न्यूज़ दूसरी है वो है हमारी सरस्वती नदी से रिलेटेड। ठीक है, तो सरस्वती नदी की यदि हम लोग बात करें तो सरस्वती नदी से रिलेटेड हमारे सामने जो न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है कि जो सरस्वती नदी के बारे में ऐसा बोला जा रहा था कि जो सरस्वती नदी है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं ज़मीन के नीचे आपकी गायब हो चुकी है, ऐसा कहते हैं। और जो आपका एक संगम देखने को मिलता है कहाँ पर, इलाहाबाद प्रयागराज में, है ना। सरस्वती यमुना और गंगा रिवर का, सरस्वती यमुना गंगा रिवर का जो संगम देखने को मिलता है। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने जब अब इसे पौराणिक मान्यता को एक ठोस वैज्ञानिक आधार दिया है। जब हेलीकॉप्टर से एयरबोर्न सर्वे किया गया और ज़मीन पर की गई कन्फर्मेटरी ड्रिलिंग के बाद में डॉक्टर सुभाष चंद्र की एक टीम थी, उसने पुष्टि किया कि गंगा और यमुना के बीच लगभग 10 से 15 मीटर, कितना, 10 से 15 मीटर नीचे एक विशाल प्राचीन नदी दबी हुई है और वो हो ना हो वो कौन सी नदी है, सरस्वती नदी है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपके आज का करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी। करंट अफेयर्स में आज इतना ही। अब बात करते हैं थोड़ी सी हम लोग स्टैटिक जीके की। तो जैसा कि आज आपको न्यूज़ देखने को मिली किसके बारे में, आहार सिविलाइजेशन के बारे में। तो आइए उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि आहार सिविलाइजेशन क्या है। आहार सिविलाइजेशन की बात करें तो आहार सिविलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आहार बनास सिविलाइजेशन। आहार बनास सिविलाइजेशन ये बेसिकली चालकुलिथिक टाइम पीरियड की है, यानी कॉपर एज के टाइम पीरियड की है। और इसका लोकेशन जैसे मैंने बताया उदयपुर, राजस्थान, राजसमंद, इन सब एरिया में पड़ता है। ठीक है, और जो आहार बनास सिविलाइजेशन है इसको तमरावती भी बोलते थे, यानी सिटी ऑफ कॉपर। और ऐसा क्यों बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉपर बहुत ज़्यादा पाया जाता था। ठीक है, हब प्रोड्यूसिंग कॉपर टूल्स एंड पोट्री कंटेम्प्रेरी विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी था, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 2500 BC आ जाता है ना, जो कि इसके बीच का टाइम पीरियड था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो यदि हम लोग बात करें तो मैंने जैसा बताया आहार सिविलाइजेशन का सेंटर क्या है, उदयपुर। और ये लगभग आपके बनास और आहार नदी के तट पे पाई जाती है, बेसिन एरिया में। ठीक है, और आहार सिविलाइजेशन की यदि हम लोग बात करें तो आहार सभ्यता का दूसरा नाम आघातपुर, धूलकोट, बनास कल्चर ये भी है। और यहाँ की अगर बात करें लाइफस्टाइल की तो जो आहार के लोग थे वो लोग बेसिकली राइस का कल्टीवेशन किया करते थे। एनिमल्स जैसे काओ, गोट और पिग इनको पाला करते थे। और जो हाउस होते थे वो स्टोन और मड ब्रिक के बने होते थे। ठीक है, चूल्हा वगैरह हुआ करता था। यहाँ पर रेड पॉटरी देखने को मिली है आपको, जो कि डिज़ाइन के साथ में डेकोरेटेड है। ठीक है, ये चीज़ है आपके आहार सिविलाइजेशन के बारे में। और इस आहार सिविलाइजेशन में बहुत सारे आपको यहाँ बीड्स हो गए, शेल्स हो गए, टेराकोटा बुल हो गया, टेराकोटा बुल फिगर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिला। टेराकोटा बुल के हिसाब से बोला गया कि हो सकता है आहार के लोग क्या करते होंगे, बुल की वर्शिप करते होंगे। और इसको जो आपके जिसने एक्सक्वेट किया उसका नाम था आर्कोलॉजिस्ट का अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। ठीक है, और अक्षय कीर्ति व्यास के साथ में RC अग्रवाल और SD संकालिया ये भी इनके टीम में शामिल थे। ठीक है, मतलब पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किया, उसके बाद RC अग्रवाल और SD संकालिया ने यहाँ पे खुदाई की थी। तो ये बात आपके आहार सिविलाइजेशन के बारे में है। तो ये बात आप लोग, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम लोग जो आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे वो है आपके ब्रिक्स की बात। ठीक है, किसकी बात है, ब्रिक्स की बात। तो आइए देख लेते हैं। ब्रिक्स की यदि हम लोग बात करें तो ब्रिक्स आपका एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि बेसिकली आपके जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं उनको ज्वाइन कराता है, जैसे ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया। ये सारी कंट्री ब्रिक्स के मेंबर हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया कब आया? 2025-26 में। और बेसिकली जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का मेन एम क्या है? इकोनॉमिक ऑपरेशन, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म और साथ साथ में ग्लोबल साउथ इंडिया, ग्लोबल साउथ, ठीक है। यानी कि बेसिकली आपके जो ग्लोबल है, ग्लोबल वर्ल्ड है, उसकी जो डिमांड है, ग्लोबल वर्ल्ड का जो मतलब प्रोजेक्ट है, उसको बनाने का काम ब्रिक्स का है। और ब्रिक्स बेसिकली आपके इकोनॉमिक लेवल में भी काम करता है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 2026 की चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडिया के पास। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिक्स की यदि हम लोग बात करें मेंबरशिप की, तो 2024 में जो आपका इसका मेंबरशिप है वो बढ़ी, और 2025 में इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया, ये भी इसके पार्ट बने। और ऐसा कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड का लगभग 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन और अप्रॉक्सीमेटली पूरी ग्लोबल जो जीडीपी है उसका लगभग 37% से लेकर 40% जो है ब्रिक्स आपके करती है। यानी कि ब्रिक्स कंट्री को मिला ले तो ग्लोबल जीडीपी का लगभग 37 से लेकर 40% है, और जबकि वर्ल्ड पॉपुलेशन के लगभग 40% जो है वो ये कवर करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो आपके ब्रिक्स की बात है। ब्रिक्स की यदि हम लोग बात करें तो ब्रिक्स के बारे में आपके ये कुछ इश्यूज़ है। जैसे अगर बात करें तो आपके जो फॉरेन मिनिस्टर 2026 में आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो लोग न्यू दिल्ली में आएंगे, ठीक है। और सबसे जो मेन इशू रहेगा वो रहेगा वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस, जो ईरान इजराइल में लड़ाई चल रही है, अमेरिका में लड़ाई चल रही है ना। और साथ साथ में जो लोकल करेंसी उसको कैसे प्रमोट किया जाए, इसके बारे में आपके बातें चलेंगी। और साथ साथ में 2025 में एक नया मॉडल बनाया गया था जिसे कहते हैं पार्टनरशिप मॉडल। इस पार्टनरशिप मॉडल में 10 कंट्री इंक्लूड थी: बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें तो जो आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स को सपोर्ट कौन करता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। और साथ साथ में कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे यदि थोड़ी सी हम लोग इसके बैकग्राउंड की बात कर ले तो जो आपका ब्रिक्स की थोड़ा सा हिस्ट्री देखें तो बेसिकली ब्रिक्स को 2001 में स्टार्ट किया गया था, जो कि एक पर्सन जिनका नाम था गोल्डमैन सैक्स। इन लोगों ने क्या किया, 2001 में ब्रिक को बनाया था। और बेसिकली अगर ऑफिशियली बात करें तो 2006 में, जब 2006 में इसको ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया गया था, 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, वेस्टर्न डोमिनेट ग्लोबल फाइनेंशियल जो है उसको कंट्रोल करना और पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंट्रोल करना। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। और जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप लोग नोट करते चलें, ताकि आपके लिए करंट अफेयर्स तो तैयार हो ही रहे हैं, साथ साथ में स्टैटिक जीके भी आपकी तैयार हो रही हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।